नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको लिया गया था 28 अगस्त 2023 को जो लिया गया था, उसका आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का नहीं, प्रीवियस ईयर जो 16 पेपर होता है उसका हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आप हम लोग का हिस्ट्री का ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंध था। तो किससे था? आपको एक का 3 हो जाएगा, कालीबंगा। अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख नगर कौन था? कालीबंगा, जिसकी पश्चिमी एशिया का व्यापारिक संबंध था। जी बिल्कुल सही लगा, आपको सीधा हो जाएगा। अच्छा, अब करा कि कालीबंगा कहाँ था? कालीबंगा आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में होता है। जी अच्छा, अब देखते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित लोथल का खोज किसने किया था? डॉक्टर SR राव ने किया था। अब देखते हैं कि लोथल से फारस का मुद्रा सील और पक्के रंगे हुए प्राप्त किए गए थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि जहाज़ों का डकयार्ड बनाना था। क्या था? डकयार्ड बनाना था लोथल। अब देखते हैं रोपड़ जो होता है, रोपड़ कहाँ था? रोपड़ आपको पंजाब में हो जाएगा। जो किस नदी पे है रोपड़? है सतलज नदी के निकट बसा हुआ। इसका आधुनिक नाम क्या था? रूपनगर। मतलब रोपड़ का आधुनिक नाम इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपको कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो दो का आपको किससे बनी थी? कांस्य से। किससे? कांस्य से बना था। आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। जी इस मूर्ति की खुदाई में ब्रिटिश पुरातात्विक अर्नेस्ट मॉके ने 1926 में किया था। ठीक है। अब देखना सिंधु जो होता है, सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिला? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज कौन किया था? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में किया गया था। 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता में कुब्बड़ वाला बैल की पूजा को प्रमाण मिले हैं। किसका? कुब्बड़ वाला बैल का मिला गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा की प्रमाण मिले? हाँ, तो ये हम लोग बता रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुब्बड़ वाला बैल का प्रमाण मिला है। किसका? कुब्बड़ वाला बैल का प्रमाण मिला है। जी अब कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से मोहर पर सर्वाधिक एक सींग वाला बैल का भी था। सिंधु घाटी सभ्यता में मारुति देवी की पूजा करते थे। किससे? मारुति देवी की पूजा करते थे। जी लोथल और कालीबंगा अग्निकुंड अथवा अग की देवी का साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड या तो हवन कुंड के साथ बलि का मानी कि हड्डियों का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी प्राकृतिक पूजा में विश्वास करते थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजा पर विश्वास करते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है? तो 4 का होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो करा कि 1080। अब करा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितने? 1028 याद रखिएगा। सिंधु घाटी में ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन किया गया। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 11 क्या? वाल्खिल्य। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 10,462 क्या ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल तक प्राचीन माने जाते हैं और ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल के परिवार मंडल भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सोम देवता का भी चर्चा किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जी तैत्तिरीय तथा कौशिकी ऋग्वेद का 2 बहुग्रंथ भी है। कौन 2 ग्रंथ हैं? तैत्तिरीय और कौशिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 करा कि किराता जूनिया के किसने लिखा था? तो 5 का आपको आ ई नंबर। 5 का इनमें से कोई नहीं लिखा था। इसका लेखक कौन है? भारवी हो जाएगा। इसका लेखक कौन है? किराता जूनिया का लेखक कौन है? भारवी।
कौन है, भारवी इसका हो जाएगा। अच्छा, भारवी पल्लव वंश के राजा श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। जी, अब देखना इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात वेशधारी विश्व के बीच युद्ध का वर्णन किया गया। किसके बीच? इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात के शिव के बीच का युद्ध का वर्णन किया गया। भट्टी का प्रसिद्ध रचनाकार रावण वधम था। ठीक है, अब देखना शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मत्स्यकटिकम था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 करा के वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता था? पूर्व का अर्थ क्या है? तो 6 का आपको 1 नंबर वैदिक दुर्ग बोलते थे हम लोग। वैदिक काल में पूर्व का अर्थ दुर्ग होता था। जी, वैदिक काल में इंद्र को अंतरिक्ष का देवता एवं विश्व का स्वामी कहा गया था। वैदिक काल में भगवान इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्ग या तो किले का तोड़ने वाला भी कहा गया था। इंद्र का प्रस्तुत ऋग्वेद के 250 श्लोकों में किया गया। इंद्र मूलतः युद्ध का देवता कहलाते हैं। इंद्र मुख्यतः युद्ध का देवता कहलाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र जल के देवता कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र जल का देवता कहलाते थे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7 में लगाते हैं। ऋग्वेद में तत्क्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में तत्क्षण किसे कहते हैं? तो बढ़ी को कहते हैं। ऋग्वेद में तत्क्षण बढ़ी को कहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लिए, बीपीएससी का स्टैंडर्ड देख लिए। ऋग्वेद में तत्क्षण किसे कहते हैं? तो बढ़ी को कहते हैं। जी, अब देखते हैं कहा कि तत्क्षण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि जिसके पास अपनी आजीविका के लिए बढ़ई गिरी हो, ये कहलाता है। बढ़ी गिरी हो यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए बढ़ी का काम करता हूँ। तत्क्षण शब्द का प्रयोग मनुस्मृति जैसी अर्थशास्त्र साहित्य में किया जाता है। जी, देखते हैं क्वेश्चन 8 देखते हैं लोग। 8 कह रहा है कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? काकनी किसके बने थे? तो मौर्य काल में ये बने थे आपको किसका? तांबा का बना था। किसका? तांबा का। तांबे धातु से बने सिक्के मासक भी कहलाते। क्या? मासक, याद रखिएगा। मासक भी होते। तांबे धातु से बने सिक्के को मासक भी कहते हैं। क्या कहलाता है? मासक भी कहते हैं। इस काल में सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के टुकड़े को ऋग्वेद में निष्क या तो स्वर्ण कहा जाता था। सोने के सिक्के को ऋग्वेद में निष्क या तो फिर स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को करशापन कहते थे। पन या तो फिर धरन कहलाता था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पन थी। यह चांदी का सिक्का होता था। पन जो होता था यह चांदी का सिक्का होता था। गुप्त काल में मुद्राओं का प्रक्षित करने वाला अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। भारत प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के कहा जाता था। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 9 का आपको हो जाएगा ई नंबर। एक इनमें उपयोग में से कोई नहीं, तो आपको जो हो जाएगा कह रहा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी के द्वारा, किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो आपको हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। जी, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वजी संघ बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य का संघ था। लिच्छवी वजी संघ प्रमुख सबसे प्रमुख था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर यह लिच्छवी थी। ऐतिहासिक पुराणों के अनुसार ईसा के लगभग 6वीं शताब्दी पहले वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र यानी कि गणराज्य कायम हुआ करता था। सुसुस्पा कौन था? सुसुस्पा जो था वह लिच्छवी वंश का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा कि लिच्छवी वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? सुसुप्सा को लिच्छवी वंश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 मिलवाते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरण में विभाजित है? तो आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह कितना 15
15 अधिकरण में विभाजित है। कितना में? 15 अधिकरण में 180 उप विभाग है और 15 अधिकरण है और 6000 इसके अंदर श्लोक है। ठीक है। अब देखिए कौटिल्य के अधिकरण में प्रथम अधिकरण का नाम विनय विनयाधिकारिक। विनय का अर्थ होता है राजा द्वारा किया गया जाने वाला कार्य कहलाता है विनय। प्रथम अधिकरण में कौटिल्य ने 20 अध्यायों का बांटा गया है, जिसके प्रमुख इस प्रकार होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अपने इल्तुतमिश ने पहला क्या मालिक जानी को, किसको? मालिक जानी को, ना नबदीज, इनमें से कोई नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो कौन था? मालिक जानी। मालिक जानी को नियुक्त किया गया। इसमें और कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा कि बिहार बंगाल में बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम राजा की स्थापना किया था। जी, बिहार बंगाल में कौन किया था? मुस्लिम राजा की स्थापना बख्तियार खिलजी ने किया था। अली मर्दान खान की हत्या के बाद एवाज खिलजी ने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया था, लेकिन इल्तुतमिश के एक पुत्र नसरुद्दीन महमूद को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिन्होंने सुल्तान के पद को सुकृति खलीफा से प्राप्त किया था। कौन? खिलजी था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तरखा। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क शासक था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्का चांदी और टका का था। जी, दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, याद रखिएगा। चांदी का टका, तांबे का जीतल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? रांची था। कहाँ पे? आपको रांची हो जाएगा। अब कह रहा है बिरसा मुंडा एक क्या था? जनजाति, आदिवासी जनजाति स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जी, उसका धार्मिक नेता लोक नामक से जुड़ा मुंडा जनजाति था। अच्छा, इनका जो हुआ था, इनका बिरसा मुंडा जो 1899 से लेकर कब 1899 से लेकर 1900 तक बीच हुआ था, इनका जो विद्रोह हुआ था इतना तक हुआ था। इसका नेतृत्व जो था ना बिरसा मुंडा ने किया था। जी, अब देखते हैं 1895 में बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। कब? 1895 में। 1895 में अपने आप को यह भगवान घोषित कर दिया था। बिरसा मुंडा को जगत का पिता या तो धरती का आबा कहते हैं। जी, 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई जंगल में सोते अवस्था में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी, और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल के अंदर ही हो गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा कि 1857 की क्रांति बिहार का नेता कौन थे? तो कौन था आपको? नाना साहेब, मौलवी अब्दुल्ला या तात्या टोपे। तो 13 का आपको ई नंबर कौन था? 1857 कौन? वीर कुंवर सिंह थे। नेता कौन थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह याद रखिएगा। यानी एक से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 13 का एक नंबर। अब कह रहा कि 1857 क्रांति का नेता बिहार से कौन था? वीर कुंवर सिंह था। वीर कुंवर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के आरा जिले, जिसको बोलते हैं जगदीशपुर में। यानी कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का अगुवाई करने वाला एकमात्र बिहारी कौन था? वीर कुंवर सिंह। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, यानी कि वर्तमान में जिसे भोजपुर कहते हैं, उसे पहले कहते थे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध कला का विशेषज्ञ था, यानी कि प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। इनका जो जन्म हुआ था, इनका मृत्यु 26 याद रखिएगा, इनका 26 अप्रैल को इनका मृत्यु 1858 को किया गया था। 1858 को किया गया था। 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर कुंवर सिंह के योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 तक भारत में गणराज्य द्वारा उसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। 1922 में बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना किया गया था। जी, उसके नाम पर 1992 में किया गया था। बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं। जिस तिथि को 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को पराजित किया था, उसी दिन को कहते हैं विजय दिवस। कब? 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 14।
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजगीर जिसे बोलते हैं, गिरिव्रत पहले बोलते तभी बोलते क्या राजगीर बोलते हैं। ठीक है, जो 5 राजगीर जो होता है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ी से राजगीर घिरा हुआ है। कितना? 5 पहाड़ियों से। पुराणों के अनुसार मगध का शासक करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश के विख्यात राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ, जिन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम इतिहास शासक बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन किया था। मगध को 16 महाजनपदों ने एक रूप में गिना जाता है। मगध को 16 महाजनपदों में से एक गिना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध की राजधानी कौन था? पाटलिपुत्रा। मगध की राजधानी उदयन पाटलिपुत्रा में स्थापित किया था अपनी राजधानी को। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जी, बिहार शब्द का ऋग्वेद में किक्कट कहते हैं। बिहार शब्द का ऋग्वेद में किक्कट कहते हैं। वही कहा कि मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किक्कट कहा गया। जी, आ गया। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किक्कट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो 15 का आपका 2 नंबर अर्थशास्त्र। 15 का 2 नंबर 15 का 3 नंबर 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? इंडिका में। कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिन्हें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था। कौन? एंडिका किया था। एंडिका मेगास्थनीज की एंडिका पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था। जी, कौन किया था? मेगास्थनीज किया था। एंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था, जिसमें कहा था कि प्रशासन की कुल 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, 6 समिति जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इस प्रशासन की तैयारी तीसरी समिति यानी कि गणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह भी कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। 4वीं शताब्दी व्यापार और वाणिज्य का विनियमन के संबंधित होती है। 5वां समिति के माल निर्माण देखरेख और वस्तुओं को विक्रय और क्रय करता था। क्वेश्चन देखते हैं अगला 16। क्वेश्चन 16 कह रहा कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? 16 का होगा 2 नंबर। विद्वान को दी जाने वाली राजस्व भूमि को क्या कहते थे? मदद ए मास कहते थे। मदद ए मास। वह अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई हो, उन्हें भी शूद्र के नाम से जाना जाता था। मदद ए मास सहायता नगद में दी जाती थी, जिसे हम लोग वजीफा कहते थे। क्या कह रहा है कि मदद ए मास था सहायता नगद में दी जाती थी, जिसे हम लोग वजीफा कहा जाता था। अकबर ने ऐसे अनुदानों की अधिकतम सीमा 100 बीघा प्रति व्यक्ति रखी थी। कितना? 100 बीघा। 100 बीघा प्रति व्यक्ति रखा था अकबर। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। अगला देखते हैं, पुनः समझौता क्या उद्देश्य था? तो पुनः समझौता इसका उद्देश्य था कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। क्या? दलित को प्रतिनिधित्व करना था। पुनः समझौता के तहत भीमराव अम्बेडकर ने दलित का पृथक निर्वाचन मंडल का मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें संविधान के अंदर विधान मंडल के अंदर हिंदू के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य पुनः समझौता हुआ था। याद रखिए कब? 24 सितंबर 1932 को। यह डेट आपको हमेशा याद करना है। छोटा डेट बड़ा डेट। 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता किया गया था। पुनः समझौता पर महात्मा गांधी स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि सवर्णों की तरफ से इन समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि दूसरी ओर से समझौता पर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। प्रांतीय अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल की दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी पहले, फिर पुनः पैक्ट में बढ़ाकर 147 किया गया था। जी, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया था। आगे देखते हैं, दलित वर्ग के लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और उनकी स्थानीय संस्थाओं का उनकी शैक्षणिक योग्यता आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की
व्यवस्था भी किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18। अब जाइए से लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण कौन किया था? तो जंतर मंतर का जो जयपुर के राजा कौन था? जयपुर के राजा महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा 18 का ई नंबर। ठीक है। अब कह रहा है कि महाराजा जयपुर के महाराजा जय सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1724 में, कब? 1724 में 5 वेधशाला का निर्माण किया था। कौन कौन था? तो 5 कौन कौन था, कहाँ कहाँ है जंतर मंतर? तो आपको जयपुर में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा, उज्जैन में हो जाएगा और बनारस में हो जाएगा। जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय का खगोलीय वेधशाला था। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जंतर मंतर है। सबसे बड़ा है जयपुर वाला और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, अब अकबर में आते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। शाहजहाँ ने ताजमहल, लाल किला आदि बनवाया था। शाहजहाँ ने लाल किला और ताजमहल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग। 19 का राखी वंदे मातरम। 19 का राखी वंदे मातरम के रचनाकार कौन था? वंदे मातरम का रचनाकार कौन था? तो 19 का 1 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत गीत आनंद मठ से, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ का उपन्यास और कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ का उपन्यास जो था 1882 में प्रकाशित किया गया था। 1896 में कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? याद रखिएगा, रहमतुल्लाह साहनी कर रहा था। कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह साहनी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली भाषा में किया गया था। जिस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 का राखी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, स्पेन के द्वारा किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता है। क्या? नई दुनिया का खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस को कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का जेनोवा के रहने वाला था। कहाँ के? हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो रहने वाला था कहाँ पर? इटली का रहने वाला था। आगे देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का रहने वाला था। अब है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये आपका पुर्तगाल का था। 1498 में वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट पर पहुंचा था। आगे देखते क्वेश्चन 21 का रहा कि बोस्टन टी पार्टी क्या था? बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बोस्टन की टी पार्टी जो होगा आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से होती है। अब देखना कि बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 1773 में, कब? 1773 ईस्वी में कहाँ पे? सन ऑफ लिबर्टी में इसको किया गया था। बोस्टन टी पार्टी ब्रिटिश संसद अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। ठीक है। इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 342 चाय की पोटियां को अमेरिकी देशभक्ति बोस्टन हार्बर में जहाज़ों में फेंक दिया गया था। प्रदर्शनकारी चाय पर एक लगान और अंग्रेज के कथित नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखते हैं कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किससे? 21 का आपको एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 22 का रहा कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्यों? वाशिंगटन के राष्ट्रपति के रूप में। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, क्योंकि अमेरिका इसी दिन स्वतंत्र की घोषणा किया गया था जी। 4 जुलाई 1946 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अब रखिए क्या कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 के मध्य चलाया गया था। कब? 75 से 83 के बीच चलाया था। अब करा कि अमेरिका के 13 औपनिवेशक पर ब्रिटेन का अधिकार था। कितना पर? 13 गो पर यह अधिकार किया हुआ था।
अब देखते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के लफायतों के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ब्रिटेन के विरुद्ध सहयोग दिया था। जी बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 जुलाई का अमेरिका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 का रखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 23 का 1 नंबर लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। अब देखते हैं कि फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस का सामंत व्यवस्था था। क्या था? सामंती व्यवस्था पर आधारित था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस सामंती व्यवस्था पर थी। अब कर लुई 16वां की पत्नी मेरी इवानेत ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ का? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि 14 जुलाई को जो हम लोग के प्रधानमंत्री जो फ्रांस गए थे, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति का देन होता है। लुई 16वां फ्रांस का क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था समानता तथा जिसे मध्यम वर्ग के आगाज किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 का रहा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन था? तो 24 का होगा 3 नंबर कौन? जेम्स हारग्रीव्स था। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। क्वेश्चन 25 का रहा कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिनका उद्देश्य था कि गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 25 का आपको आ जाएगा ई नंबर। इनमें से कोई नहीं था, तो कौन था? इंडिया ई था 1831 में। यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र को स्थापित करना, जोसेफ मेजनी द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन? जोसेफ मेजनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं 1831 में स्थापित यंग इटली द्वारा मेजनी ने युवा वर्ग का सहयोग प्राप्त करना चाहा और इस संस्था द्वारा 3 नारे दिए गए थे। कौन कौन? परमात्मा में विश्वास, सब भाइयों का, महिलाओं एवं इटली की मुक्ति। जी आगे देते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 का रहा कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था? तो कौन था? 26 का आपको जाएगा 2 नंबर को ऑटो और आने के बीच जिसे हम लोग बिस्मार्क कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क। अब भारत का एकीकरण कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। जर्मनी बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। कौन? प्रसा था। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। 1870 में सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। याद रखिएगा, सेडान का कब युद्ध हुआ था? 1870 में। इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। सेडान का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ। याद रखिएगा, सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। जी 71 में हुआ सेडान का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच, और 71 में हो गया संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इस संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 का रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? जी तो अमेरिका का प्रवेश कारण था एक, इनमें से कोई नहीं। क्या था कि दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 में अमेरिका प्रवेश का मुख्य कारण था कि जापान द्वारा हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कर ध्वस्त कर दिया था। इसी का मेन कारण था। अब देखते हैं सेकेंड युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? उस समय का अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, याद रखिएगा।
उनचालीस से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया था जी। और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 के नागासाकी पर फैटमन प्लूटोनियम का पहला जो 6 अगस्त था वो था यूरेनियम 235 और 9 अगस्त के जो नागासाकी पे था फैटमन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28। क्वेश्चन 28 का रखा आपको, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो आपको 28 का हो जाएगा 2 नंबर, कौन? कुबलई खान था। कौन था? कुबलई खान। अब देखना है कि मार्को पोलो इटली का रहने वाला था, एक व्यापारी था, एक शासी व्यक्ति भी था। कुबलई खान चंगेज खान का नेता था। कुबलई खान चंगेज खान का पोता था जी, पोता था। अब देखते हैं इसके शासनकाल में चीन में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुआ था। मार्को पोलो ने भारत का केवल केरला राज्य की कयाल नामक प्राचीन नगर पर बंदरगाहों का उल्लेख किया था। कुछ नहीं था। आगे देखते क्वेश्चन 29 में आते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन थी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अमेरिका भी एक समय अंग्रेज का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज का गुलाम था। तो वही कह रहा कि पहली अंग्रेज बस्ती कौन थी? तो 29 का आपको हो जाएगा आंसर 1 नंबर, जेम्स टाउन। कौन था? जेम्स टाउन था। करा कि उत्तर अमेरिका में इंग्लैंड का पहला उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासनकाल में स्थापित किया गया था। कैप्टन जॉन स्मिथ ने ही नेतृत्व में जेम्स टाउन में प्रथम उपनिवेश का स्थापना किया गया था। ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता का नायक जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता। किसे? जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति था, उसी को माना जाता। ब्रिटेन में इस युद्ध में प्रधान सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था जी। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 करा कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो आपको 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन? फ्रांसीसी क्रांति था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 14 जुलाई। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 किया गया था। फ्रांस की क्रांति थी। अब देखते हैं रूस क्रांति कब हुआ था? 1917 को। कब हुआ था? 1917 को हुआ था। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। टेनिस कोर्ट का संबंध किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से। टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव जो था मेनियार द्वारा रखा। किसके द्वारा रखा गया था? मेनियार के द्वारा रखा गया था। आगे देखते क्वेश्चन ने क्वेश्चन 31 में आते हैं मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ किया था? तो आपको 31 का हो जाएगा 2 नंबर, टर्की के साथ किया था। किसके था? टर्की के साथ। देखते मित्र राष्ट्रों ने सेरवेस की संधि टर्की के साथ किया था जी। अब देखना कि मित्र राष्ट्रों से पराजित टर्की के साथ कब किया गया संधि हुआ था? ये आपको हुआ संधि हुआ था 1920 को हुआ था 20 को इस संधि को संपन्न किया गया था। अब देखना है कि मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मार्कोवा, ट्यूनीसिया था। 32 देखते हैं हम लोग कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 32 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। जॉन किया था। कौन किया था? जॉन किया था 1733 में। याद रखिएगा फ्लाइंग शटल मशीन से बना तानों के बीच आंतरिक पद्धति से फेंका जाने वाला, इससे कि जो चौड़ा कपड़ा बुनना संभव हुआ था तथा दूसरे जुलाहा को एक और से दूसरी बोर बाना फेंकने की आवश्यकता न रहने से उपलब्ध कराया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 का क्या कर रहा है आपको? किस संधि के द्वारा ही तीसरा वर्षा की संधि को समाप्त किया गया था? तो किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था वर्षा की संधि को? तो तीसरा वर्षा संधि को। तो 33 का आपको 2 नंबर, कौन? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा तीसरा वर्षा की संधि को समाप्त किया गया था। वेस्टफेलिया की संधि कब किया गया था? तो 1648 में। कब किया था? 1648 में किया गया था जी। अब देखता है कि आग्सबर्ग की संधि कब हुआ था? आग्सबर्ग की संधि हुआ था 1555 में किया गया था। कब? 1555 में किया गया था। अब देखते हैं आगे देखते हैं लोग कि क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन 34 का रहा कि आपको
कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 34 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन? ऑरलैंडो ने किया था। कौन किया था? ऑरलैंडो। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंडो की बोस्निया की राजधानी सुराजेवा पर हमला कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 का रहा कि वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो कौन लिया था? गुरमीत पाल सिंह कि हरनाम सिंह, करतार सिंह, कौन लिया था? तो 35 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा। आप कौन? 35 का हो जाएगा एक इनमें से कोई नहीं। कौन था? तो इसमें जो लिया जहाज जो किराए पर लिया था हांगकांग का बाबा गुरदत्त सिंह था जी। हांगकांग में बाबा गुरदत्त सिंह ने इस जहाज को किराए पर खरीदा था। आगे रखिए क्वेश्चन बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू का जहाज किराए पर किसने लिया था? तो नाम था बाबा गुरुदत्त सिंह। अब देखते हैं कि यह कामागाटा मारू जहाज भाप शक्ति चलित जहाज था। ओ भाप के शक्ति पर चलता था। कामागाटा मारू जहाज हांगकांग से कहाँ पे आ रहा था? हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह पर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। इस जहाज में टोटल 376 यात्री सवार थे। कितना? 376 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 340 सिख और 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। कितना कितना? 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। 1914 में वैंकूवर के तट पर जहाज पहुंचा, लेकिन कनाडा सरकार ने ब्रिटेन के दबाव में आकर उसे उतरने का अनुमति नहीं दिया गया, यानी कि वहाँ पर ठहराव के लिए अनुमति नहीं दिया ब्रिटेन के बहकावा में कनाडा आकर। अब देखते क्या हुआ कि कामागाटा मारू जहाज की कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हो गया। ठीक है, इसमें से 12 यात्री मारे गए, 25 से अधिक घायल हो गए तथा 202 यात्री जो है जेल में डाल दिया गया। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 36 नंबर। क्वेश्चन 36 का रहा कि शेर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था? हुसैन रहीम, बलमत सिंह या तो भगवान सिंह? तो 36 का आपका 3 नंबर कौन? भगवान सिंह आपको संबंधित नहीं थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 का रहा कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय जैसा भूल कहा था, यानी सबसे बहुत बड़ा घटना था? तो कौन था? तो 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन? चौरा चौरी कांड। अच्छा, चौरा चौरी कांड कब किया गया था? तो 5 फरवरी कितना? 5 फरवरी 1922 को किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड गोरखपुर के यूपी में किया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड। अब देखते हैं कि चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारडोली में सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। चौरा चौरी कांड गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी में बारडोली में हुई कांग्रेस की एक बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण ही डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। अब देखना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर संदंड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ठीक है, कब कौन को? अच्छा हाँ, यदि ये पूछता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस कारण से उनको फांसी दिया गया था, याद रखिएगा लाहौर के षड्यंत्र के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 का रहा कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? जी, कौन मारी गई थी? तो एक मारी गई थी, प्रीतिलता लाडेडार। अब देखते क्वेश्चन में कि चटगांव शस्त्रागार मास्टर थावे को मास्टर दाह के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। कौन था? सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। कब हुआ था छापा हुआ था? 1930 में किया गया था छापा। आगे देखते क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी स्थापना किया था। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो जिसके सदस्य अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद दत्त और होता
टेगराबल प्रमुख था। अब देखते हैं कि सूर्यसेन किया था। सूर्यसेन को 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 फरवरी 34 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास दिया गया। आजीवन कारावास। सूर्यसेन की फांसी के साथ भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का समापन माना जाता था। जी, क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं हम लोग। कल्पना वाडेकर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं था? कौन? आसफुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल या तो प्रफुल्ल चाकी। कौन नहीं था? तो 39 का होगा 3 नंबर, प्रफुल्ल चाकी नहीं था। प्रफुल्ल चाकी किसमें था? प्रफुल्ल चाकी का संबंध किससे था? ट्रेन कांड में ये कब हुआ था हम लोग का? काकोरी ट्रेन कांड कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। अच्छा, इस घटना का अंजाम कौन दिया था? इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। जी, 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पर? यूपी में। यूपी के लखनऊ सहारनपुर सभा के समय काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन रेलवे पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था। काकोरी ट्रेन 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। 29 क्रांतिकारी को इसमें गिरफ्तार किया गया था। इसमें आसफुल्ला खां को भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति थे। कौन? आसफुल्ला खां पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसे फांसी दिया गया था। अब देखते हैं इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब बात आया कि प्रफुल्ल चाकी का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी का संबंध जो होगा आपको ये होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जहां जॉन किसफोर्ड की हत्या करने के लिए प्रयास किया था, जो बम फेंका था, और भूलवश वकील कैनेडी और उसकी पुत्री और पत्नी की हत्या हो गया था। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग है कि 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था उर्दू में। 1 नवंबर 1913 को। जी, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। गद्दर एक साप्ताहिक पत्रिका था। कैसा था? सप्ताह में निकलता था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से अमेरिका में किया गया था। अब देखना कि गद्दर का एक अंक पख्तूनी भाषा में छपा था। जी, गद्दर पार्टी का स्थापना कब किया था? 1913 में। याद रखिएगा, गद्दर पार्टी का स्थापना किया गया था 1913 में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गद्दर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष था कौन? कैप्टन मोहन सिंह भकना, और महामंत्री लाला हरदयाल था। आगे देखते क्वेश्चन। ये था दोस्तों, तो ये हम लोग का हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोग सपोर्ट करेगा तो हम लोग बार बार हर एक पर डे सोचेंगे हिस्ट्री के कम से कम 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।